think this is better one. Okay. हाँ, अब ईमानदारी से बताइए जो आपको बोला था वो आपने किया या नहीं किया? अनम्यूट कर लीजिए, जब कुछ बोलना है तभी आप मतलब म्यूट कर लीजिए, जब बोलना हो तभी बोलिए। सुगम वीडियो बंद कर लीजिए, नहीं तो आप ही का डेटा चला जाएगा। अरे बोलो भाई, तुम लोग तो बोलते ही नहीं हो। देखो आज सौम्य आ गई। बताइए नॉर्मल टू एंटी नॉर्मल कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, या किया ही नहीं अभी तक? नहीं बोलने वाले तुम लोग। कोई तो बोलो। अमित? यस मैम। किया? नहीं मैम, अभी नहीं किया। अभी तो कल मुझे फीवर हो गया था तो इस वजह से लेक्चर लिया हुआ था कृष्णा से, अभी कंप्लीट नहीं। अनिरुद्ध? भाई कब करेंगे आप लोग? इसको करिए, ठीक है? ओके मैम। अच्छा, लास्ट टर्न पर हम लोगों ने कर लिया था, हमने निकाला था P ऑफ अल्फा फॉर थर्मल रेडिएशन। यहां तक हमारा डन था, ठीक है ना? तो अब हम स्टार्ट करेंगे इसी में आगे, दैट इज द कोहेरेंट फंक्शन। I hope everyone is having your notebook and pen, and this lecture will be same जैसे आपका क्लास में चलता है, कि आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करते हैं। और अगर आपको प्रवचन की तरह पढ़ना है तो भाई फिर बाद में आपके पास बहुत सारे डाउट्स रहेंगे, ठीक है? तो अभी हम लोग जो पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि डेंसिटी ऑपरेटर डिफाइन किया फॉर प्योर स्टेट एंड फॉर मिक्स स्टेट। मिक्स स्टेट के लिए फिर हमने सुदर्शन गॉबलर रिप्रेजेंटेशन देखा, जिसमें हमने क्या किया, रो को डिफाइन कर दिया इंटीग्रल डी स्क्वायर अल्फा p of alpha and then outer product of alpha alpha, where p we determined from मेहता सुदर्शन फॉर्मुलिज्म, ठीक है? इतना हमने काम किया था। और हमने लास्ट टर्न पर p ऑफ अल्फा निकाला। किसके लिए निकाला? एक जो है वो थर्मल फील्ड के लिए, ठीक है? अब इसी के कंटिन्यूएशन में एक चीज आता है दैट इज नोन एज द कोहेरेंट सोर्स, एंड फॉर नॉर्मली ऑर्डर्ड फंक्शन, या हम नॉर्मली ऑर्डर्ड कोहेरेंस फंक्शन या सिंपली कोहेरेंस फंक्शन बोलते हैं। हम नॉर्मली ऑर्डर्ड को रिटेन करेंगे यहां पर, क्योंकि आगे हम एंटी नॉर्मली ऑर्डर्ड भी डिफाइन करेंगे। सो दिस इज डिफाइंड एज trace of rho a dagger to the power m a to the power n. These are the operators. आप यहाँ पे कैप अपना लगा दीजिएगा। तो ये जो टाउ है, टाउ एन, दिस इज योर कोहेरेंस फंक्शन फॉर नॉर्मली ऑर्डर्ड। नॉर्मली ऑर्डर्ड आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो डैगर है दैट इज अपियरिंग ऑन द लेफ्ट साइड। a dagger to the power m is on the left side और a to the power n जो है वो राइट साइड में है, ठीक है ना? ये हमने नॉर्मली ऑर्डर्ड फंक्शन की डेफिनेशन देखी थी। सो दिस इज डिफाइंड इन दिस वे। इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। डन? सो टाउ एन, सो दिस इज कोहेरेंस फंक्शन, लिख लीजिए, ऑफ ऑर्डर एम एन, ऑफ ऑर्डर m, n. So tau m n
m कॉमा m, ये जो नीचे वाला सबस्क्रिप्ट है, दिस इज फॉर नॉर्मली ऑर्डर्ड, और ये mn जो है वो उसका ऑर्डर है, जो ऊपर सबस्क्रिप्ट है वो उसका सुपरस्क्रिप्ट जो है वो उसका ऑर्डर है, और नीचे जो सबस्क्रिप्ट है वो नॉर्मली ऑर्डर के लिए लिखा गया है। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ रो a dagger to the power m a to the power n, ठीक है ना। So this can be written as summation over some k vector, some k eigenvector integral summation over k, and then रो की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है, तो d square alpha p of alpha, and then you will have outer product of alpha alpha a dagger to the power m a to the power n, and then get k। यहां पे देखिए, ये जो है आपका, ये क्या है, ये तो आपका रो हो गया, ठीक है। ये क्या है, ये जो आपका फंक्शन यहां पर बैठा हुआ है a dagger to the power m a to the power n हो गया, ठीक है। और k हमने राइट और लेफ्ट साइड में लिया है टू गेट दी मैट्रिक्स एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स रो a dagger to the power m a to the power n, ठीक है। बोलिए। ठीक, सो दिस कैन बी रिटन एज इंटीग्रल d स्क्वायर अल्फा p ऑफ अल्फा को हम बाहर लिख सकते हैं, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू समेशन ओवर k अल्फा, ये d स्क्वायर अल्फा p अल्फा को बाहर ले लिया, तो बचा क्या हमारे पास, ये वाला k और ये वाला अल्फा, एंड देन अल्फा a dagger to the power m a to the power n and then k। ठीक है, अब इसमें हम सीक्वेंसिंग चेंज कर सकते हैं, इसको हम दूसरे तरफ ले जाके लिख सकते हैं। सो दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल d स्क्वायर अल्फा p ऑफ अल्फा समेशन ओवर k अल्फा a dagger to the power m a to the power n then k अल्फा का इनर प्रोडक्ट। Is this okay? Yes, ma'am. अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें ये जो हमारा समेशन वाला साइन है इसको यहाँ पे लिख देंगे, एंड वी नो दैट समेशन ओवर के आउटर प्रोडक्ट ऑफ के इज इक्वल टू 1। सो योर दिस फंक्शन will become integral d square alpha p of alpha a dagger per power m a per power n alpha। और आपको पता है कि ये जो है इसमें a टू द पावर n ऑपरेट करेगा अल्फा पर, और a डैगर टू द पावर m ऑपरेट करेगा ब्रा अल्फा, ठीक है। सो नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं कि नहीं अभी? यस मैम। नहीं अभी मैम मैम थोड़ा सा लिख लिए मैम, साथ में लिखे हैं। गुड, अगर आप साथ के साथ मैथमेटिक्स करते रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी इसमें, ठीक है। सो दिस कैन बी रिटन एज, इसको हम फिर से लिख देते हैं m कॉमा n, ये बराबर हो जाएगा इंटीग्रल d स्क्वायर अल्फा p ऑफ अल्फा अल्फा स्टार टू द पावर n अल्फा टू द पावर n। So this is your coherence function for normally ordered function।
तो ये जो कोहेरेंस फंक्शन होता है एक्चुअली इट इज मोमेंट ऑफ P ऑफ अल्फा, और P ऑफ अल्फा हमारा क्या था, वेट फंक्शन था, जो कि सुदर्शन ग्लोबर रिप्रेजेंटेशन में इसको P अल्फा डिफाइन किया गया था कि वो एक वेट फंक्शन है, सच दैट P अल्फा d square alpha was the probability of finding the eigenvalue between alpha and alpha plus d square. याद आ गया? आगे चले? मैम वेट फंक्शन क्या होते हैं? हाँ, अब जब बीच बीच में क्लास मिस करेंगे तो यही होगा। वेट फंक्शन हम लोगों ने डिफाइन किया था सुदर्शन गॉबलर रिप्रेजेंटेशन में, दैट योर डेंसिटी ऑपरेटर रो इज डिफाइंड एज इंटीग्रल डी स्क्वायर अल्फा पी ऑफ अल्फा आउटर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा अल्फा फॉर द मिक्स स्टेट। ठीक है, मिक्स स्टेट के लिए हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। तो ये यहाँ पर जो ये वाला पूरा का पूरा टर्म है, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी दे देती है किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। तो जब हम इसका पूरे का इंटीग्रल लेते हैं डी स्क्वायर अल्फा पी ऑफ अल्फा, सो दिस कम्स आउट टू बी एक्चुअली इक्वल टू 1। ये वेट फंक्शन बता रहा है। वेट फंक्शन आपने वैसे भी पढ़ा होगा कि किसी पर्टिकुलर मतलब जैसे अगर हम लिखते हैं, मान लीजिए कोई समेशन इज इक्वल टू सम c1x plus c2x square plus c3, मतलब some function of x, some function of x square, some function of x cube, ऐसे हम लिख सकते हैं ना। तो इसमें क्या हो जाएगा, जो c1 c2 c3 है ये इसका कोफिशिएंट बता रहा है। इसी को दूसरे शब्दों में हम कहते हैं वेट फंक्शन है, मतलब इसका कितना वेटेज है, x f फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर का कितना वेटेज है, इस पूरे टोटल फंक्शन में एक्स क्यूब वाले फंक्शन का कितना वेटेज है, दैट इज योर known as that or termed as the weight function। तो वो इस रिप्रेजेंटेशन में, सुदर्शन गॉबलर रिप्रेजेंटेशन में P ऑफ अल्फा को वेट फंक्शन लिखा गया था, जिसको हमने बाद में मेहता सुदर्शन वाला फॉर्मुलिज्म लगा करके उसको निकाला था। ठीक है, अब नेक्स्ट है एंटी नॉर्मली ऑर्डर्ड कोहेरेंस फंक्शन। अच्छा, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है अभी? नो मैम। मैम ठीक है अभी। ठीक है, तो एंटी नॉर्मल के केस में दिस विल बी डिफाइंड एज, द कोहेरेंस फंक्शन विल बी डिफाइंड एज, यहाँ पर देखिए सबस्क्रिप्ट चेंज कर दिया हमने, ए कर दिया, बाकी एम एन एज इट इज है। सो दिस विल बी डिफाइंड एज ट्रेस ऑफ रो a to the power m a dagger to the power n। अब देखिए ये जो है आपका एंटी नॉर्मल ऑर्डरिंग है, क्योंकि हमने पहले लिखा है a to the power m और उसके बाद लिखा है हमने a dagger to the power n। तो जितने a वाले हैं वो सारे के सारे लेफ्ट में आ रहे हैं, और जितने a डैगर वाले हैं वो सारे के सारे आपके राइट में जा रहे हैं। ठीक, सो दिस कैन बी रिटन एज समेशन ओवर n ले लीजिए, या इसके पहले k लिया था, k ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, k, एंड देन यू विल हैव रो a to the power m a dagger to the power n k। ठीक है, now we know from the completeness relation, that is your in 1 over pi square completeness says 1 over pi integral d square alpha outer product of alpha alpha is equal to 1। अब आइडेंटिटी है, इस आइडेंटिटी को हम इसमें कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं। तो व्हाट वी कैन डू इज वी कैन राइट इट ओवर हियर, दैट इज जस्ट बिफोर योर रो के पहले हम इसको यहाँ पर लिख देंगे। तो अगर हम रो के पहले इसको इंसर्ट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, दिस विल बी इक्वल टू समेशन ओवर k, या एक मिनट, समेशन को भी हम दूसरी जगह लिखते हैं अंदर,
This will be equal to 1 over pi integral d square alpha, and then you will have alpha a dagger. Oh, एक सेकेंड. Summation over k, and then you will have k rho a to the power m. इसको यहाँ पर हमने नहीं किया है, हमने रो के बाद किया है. ये रो है, एंड देन रो और यहाँ पे किया है इस जगह पे. दोनों एज के बीच में a to the power m और a dagger to the power n के बीच में इंसर्ट करना है. So this, and then you will have 1 upon pi integral d square alpha, outer product of alpha alpha, and then a dagger to the power n get k. ठीक है. अब यहाँ से 1 upon pi integral d square alpha, and then you will have सीक्वेंसिंग भी चेंज हो जाएगी. इसको हम यहाँ लिख सकते हैं. सो यू विल हैव a dagger to the power n k summation over k, and then इस वाले केट को अब हम अगर यहाँ लिखेंगे, so this will be k rho and then a to the power m and then alpha. ठीक है ना? बोलिए. Yes, ma'am. Again your summation over k का outer product is equal to 1. तो ये तो हमारा खत्म हो जाएगा यहाँ से, and you will get 1 over pi integral d square alpha and then alpha a dagger to the power n rho a to the power n a to the power m alpha. ठीक है. अब हमने इसको उल्टा क्यों किया? अब एक बार इसको ध्यान से देखिए. यहां पर आपके पास क्या है? यहां पर रो फर्स्ट वाली लाइन में यू हैव रो a to the power m a dagger to the power n in between gets k and k. ठीक है. नेक्स्ट स्टेप पे देखिए, अगेन यू आर हैविंग केट k और यहाँ पर a to the power m है. तो a to the power m और यहाँ पर है केट अल्फा और यहाँ पर है अल्फा और a dagger to the power n. तो अगर हम इन दोनों को इधर और इधर लेके आए तो क्या हुआ? a dagger हमेशा ब्रा पे ही ऑपरेट करेगा, केट अल्फा पे तो ऑपरेट करेगा नहीं. ये हमने पढ़ा हुआ है ना कि जो आपका अल्फा है, that is your coherent state such that a operating on alpha will give you alpha alpha, और जब a dagger ऑपरेट करेगा ब्रा अल्फा पे तो वो आपको क्या देगा? अल्फा स्टार एंड देन ब्रा अल्फा. ठीक है ना? तो अब क्या हो जाएगा? 1 upon pi integral d square alpha and you will have अल्फा रो अल्फा, क्योंकि यहाँ पर वाला इस पर ऑपरेट करके आपको क्या दे देगा? अल्फा स्टार दे देगा, और a टू द पावर m जब ऑपरेट करेगा अल्फा पे तो दे देगा अल्फा टू द पावर m. तो अब आपके पास क्या आ गया? बीच में रो रह गया. सो यू हैव गॉट दिस एक्सप्रेशन. सो लेट अस राइट इट अगेन. दैट इज, सॉरी, दिस इज a. So let us write it again. That is, anti-normally ordered coherence function will be equal to 1 upon pi integral d square alpha, alpha rho alpha, and then alpha star per power n, alpha per power m. So this is how we define the anti-normal coherence function.
इस एक्सप्रेशन में जो हमने ये लिखा हुआ है ये, दैट इज अल्फा रो अल्फा, इसको हम एक अलग नोटेशन से दिखाते हैं, दैट इज डिफाइंड एज क्यू ऑफ अल्फा विच इज इक्वल टू 1/पाई अल्फा रो अल्फा। ठीक है, ये एक का फंक्शन है, जैसे हम पी ऑफ अल्फा कर रहे थे, अब हमने क्यू ऑफ अल्फा लिया, एंड दिस क्यू ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1/पाई अल्फा रो अल्फा। तो ये जो है क्यू ऑफ अल्फा, दिस गिव्स यू अनदर रिप्रेजेंटेशन similar to that you studied the P representation। जो डायगोनल रिप्रेजेंटेशन था, जो सुदर्शन ग्लोबल रिप्रेजेंटेशन था, उसी तरीके से हमारे पास एक दूसरा रिप्रेजेंटेशन आया जिसको हम बोल रहे हैं Q रिप्रेजेंटेशन, where your Q of alpha is equal to 1/pi integral, sorry, no integral, there's no integral, अल्फा रो अल्फा। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये है क्या। तो इसके टर्म्स में एक बारी जरा हम अपना एंटी नॉर्मल ऑर्डर mn एंटी नॉर्मल कोहेरेंस फंक्शन लिख लेते हैं। तो इंटीग्रल d स्क्वायर अल्फा q ऑफ अल्फा, अल्फा स्टार पर पावर n, अल्फा पर पावर n। हमने क्या किया, ये जो नीचे ये मजेंटा कलर से एक्सप्रेशन लिखा था, बस इसी एक्सप्रेशन को रीराइट कर दिया बाय सब्स्टिट्यूटिंग q ऑफ अल्फा। तो अब आप जरा ये एक्सप्रेशन देखिए। थोड़ी देर पहले जब हमने कोहेरेंस नॉर्मली ऑर्डर्ड कोहेरेंस फंक्शन किया था, तो दैट वाज इक्वल टू इंटीग्रल d स्क्वायर अल्फा p ऑफ अल्फा अल्फा स्टार m अल्फा टू द पावर n। और अब जब हमने दिस वाज इन टर्म्स ऑफ p ऑफ अल्फा, ठीक है ना, ये जो है ये p ऑफ अल्फा के लिए है। उसी तरह से सिमिलर एक्सप्रेशन है आपका एंटी नॉर्मल के लिए, जहां पर p ऑफ अल्फा की जगह q ऑफ अल्फा है, और ये जो सीक्वेंसिंग है वो उल्टी है। दैट इज यहाँ पर अगर ऑर्डर m है तो अल्फा पर पावर m है, और n जो ऑर्डर है वो अल्फा स्टार पर है, और जो कि उस केस में क्या था, अल्फा स्टार पर m था और अल्फा पे पावर n था। ठीक है, बोलो भाई। यस मैम, माइक ऑफ था ना। ठीक है, अगर किसी को कुछ दिक्कत होता है तो आप ग्रुप पे भी लिख सकते हैं, फोन मेरे पास ही है। ठीक है, आगे बढ़े। मैम। यस मैम। चलिए, तो अब since we know that this rho is defined as summation over I pi psi I psi I, ठीक है, तो Q of alpha जो है that will become 1/pi and then you are having alpha, उसके बाद है बीच में है, देखिए इसी एक्सप्रेशन को हम रीराइट कर रहे हैं, रो की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, समेशन ओवर आई पी आई आउटर प्रोडक्ट ऑफ साई आई एंड, नहीं एक मिनट, ये गड़बड़ हो गया, आउटर प्रोडक्ट ऑफ साई आई अल्फा। ठीक है, so this can be written as 1/pi pi, तो सिर्फ आपका वो था probability of finding the state in the eigen state psi I। ये जो है, ये जो डेफिनेशन है आपकी, ये डेफिनेशन, ये वाली जो डेफिनेशन है ये क्या है, ये जनरलाइज्ड डेंसिटी ऑपरेटर है, वेयर पी आई इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द स्टेट psi I। ठीक है, तो पी आई को तो बाहर ले लिया, एंड व्हाट यू हैव गॉट इज अल्फा psi I
अल्फा। अब आपको पता है कि ये दोनों क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है। सो दिस कैन बी रिटन एज 1/pi pi एंड देन इनर प्रोडक्ट ऑफ psi I अल्फा का मॉड वैल्यू का स्क्वायर। फ्रॉम हियर this q of alpha will always be greater than or equal to 0. So this is definite positive. जो आपको याद होना चाहिए, this is unlike p of alpha. p of alpha क्या था? p of alpha को वेट फंक्शन डिफाइन जब किया गया था तो उसमें कहा गया था that p of alpha can have either negative values or it can have positive values or it can have 0. ठीक है, हमने पॉजिटिव लेके हम चले थे क्योंकि हमको ये डिफाइन करना था p of alpha d square alpha was the probability, but this negative value was also possible and this correspond to the non classical state. तो जो क्वांटम स्टेट्स हैं उनमें जो नॉन क्लासिकल स्टेट्स होंगी उनके करस्पॉन्डिंग जो p of alpha होगा वो नेगेटिव होता है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम क्यू रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं तो क्यू रिप्रेजेंटेशन में जो आपका p ऑफ अल्फा है, q ऑफ अल्फा है, दैट इज अ डेफिनेट पॉजिटिव नंबर, दैट इज इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों होगा? क्योंकि p i जो है वो प्रोबेबिलिटी है तो वो ऑब्वियसली पॉजिटिव होगी, और यहाँ पर आप मॉड वैल्यू का स्क्वायर ले रहे हैं तो ये भी पॉजिटिव नंबर होगा, तो q ऑफ अल्फा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता। इज दिस क्लियर? चले आगे बढ़े। Pi is the probability, right? हैं? Pi is the probability. हाँ हाँ तो it cannot be negative. Okay, ma'am. हाँ, ये पहली क्लास में ही हो गया था, ये डेंसिटी ऑपरेटर का ये वाला। ठीक है, आगे चले। Yes, ma'am. ना अब क्या है, अब हम निकालते हैं जरा डी स्क्वायर अल्फा क्यू ऑफ अल्फा। क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि हमको पता है p ऑफ अल्फा d square alpha was the probability of finding the particle in the eigenstate alpha in the eigenvalue alpha and alpha plus d square alpha में पाए जाने की probability थी। तो इसका अगर हम पूरा इंटीग्रल लेते थे तो was equal to 1। तो अब जरा देखते हैं कि q वाले के लिए क्या होता है। ठीक है, तो इंटीग्रल ऑफ d square alpha q of alpha, so this will be equal to 1/pi इंटीग्रल डी स्क्वायर अल्फा, और क्यू अल्फा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें तो पाई तो लिख दिया हमने, अल्फा रो अल्फा। ठीक है, सिंस समेशन ओवर n ket n is equal to 1, so this can be written as 1/pi summation over n integral d square alpha d square alpha, and then you will have outer product of n and n. एक्चुअली अभी ऑनलाइन के चक्कर में ना हम एक भी स्टेप इसमें मिस नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि फिर आपका मिस हो सकता है। कब तक पढ़ाई? क्या बोलना चाह रहे हैं? Nothing, ma'am. ओहो, अब देखिए ये आपके पास जो एक्सप्रेशन है वो ये है, दैट इज 1/pi इंटीग्रल डी स्क्वायर अल्फा अल्फा रो अल्फा। ठीक है ना, अब इस जगह पर हमने आइडेंटिटी इंसर्ट कर दी, तो हमने बस इसी एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख दिया और कुछ नहीं किया। ठीक है, नाउ दिस कैन बी रिटन एज 1/pi समेशन ओवर n इंटीग्रल डी स्क्वायर अल्फा। अब आपके पास क्या है,
ये वाला एक टर्म बन जाएगा और ये वाला एक टर्म बन जाएगा. सो दिस कैन बी रीरिटन एज, इसको अब हम इधर अगर लिखें तो n रो अल्फा and then you will have alpha n. ठीक. बोलिए. यस मैम. हमने क्या किया, पीछे वाले को इधर लिख दिया और इस आगे वाले को हमने इधर लिख दिया. Now this can be rewritten as summation over n रो 1 over pi इंटीग्रल, इस बस इसी को रीअरेंज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे. एंड देन अल्फा अल्फा का आउटर प्रोडक्ट अब आपको पता है कि ये क्या है, बीच में बैठा हुआ रो, ये पूरा का पूरा जो है ये के बराबर होता है एंड देन n. तो ये क्या है, दिस इज नथिंग बट ट्रेस ऑफ रो. और आपको पता है कि ट्रेस ऑफ रो इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर इंटीग्रल ऑफ q अल्फा d स्क्वायर. सो इंटीग्रल d स्क्वायर अल्फा q अल्फा इज इक्वल टू 1. डन. आगे चले. वेट मैम, लास्ट. बढ़े आगे. यस मैम. ओके. चलिए. एक मिनट. अब हम जरा फॉर्म लिखते हैं, कोहेरेंस फंक्शन फॉर कोहेरेंट लाइट. ठीक है. दिस इज फर्स्ट टॉपिक. अच्छा, मान लीजिए सपोज वी हैव कोहेरेंट स्टेट अल्फा नॉट. सो density operator is defined as rho is equal to outer product of alpha naught alpha naught. ठीक है ना. कोहेरेंट स्टेट्स की बात कर रहे हैं, कोहेरेंट लाइट की बात कर रहे हैं. सो दिस इज अ प्योर स्टेट, प्योर क्लासिकल स्टेट. तो इसके लिए, प्योर के लिए हमको पता है कि कोई पीआई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती और हम सिंपली इसको आउटर प्रोडक्ट ऑफ अल्फा नॉट लिख लेंगे. किसको? डेंसिटी ऑपरेटर को. ठीक है. तो अब नाउ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कोहेरेंस फंक्शन. सो कोहेरेंस फंक्शन कैन बी, coherence function is defined as tau n of the order mn is equal to trace of rho a dagger पे पावर n, a पे पावर n. एक पे पावर m है और एक पे पावर n है. ठीक है ना. तो अब ट्रेस क्या होता है, ट्रेस इज समेशन ओवर n. इधर n रखेंगे, बीच में हमारा पूरा फंक्शन आ जाएगा
और बाद में फिर से n आ जाएगा। ठीक, अब रो की वैल्यू को आप देखिए एग्जाम में ऐसे ही सारे स्टेप्स लिखेंगे जो हम आज लिख रहे हैं, वहां बोर्ड पे नहीं लिखते बनता है। सब्स्टिट्यूटिंग द इक्वेशन, से आई गिव द नेम equation 1, equation 1 in above equation, तो क्या हो जाएगा, tau n m comma n is equal to, I hope everyone is writing, स्नैपशॉट लेके तो नहीं ना रख रहे हो? नो मैम, राइट कर रहा हूँ। नो मैम, अभी इसको साथ के साथ आप लोग लिखिए, नहीं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है? यस मैम। यस मैम। तो अब हम यहाँ रो की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, अल्फा जीरो का आउटर प्रोडक्ट एंड देन यू विल हैव ए डैगर पे पावर m, a पे पावर n। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम फिर से इसकी ऑर्डरिंग चेंज कर देंगे, आगे वाले को पीछे और पीछे वाले को आगे। तो ये करने से क्या हो जाएगा, हमारा एक केट खत्म हो जाएगा। सो यू विल हैव अल्फा नॉट ए डैगर पे पावर m, a पे पावर m n n, और पीछे आगे वाले को पीछे लिखेंगे तो यू विल हैव इनर प्रोडक्ट ऑफ n एंड अल्फा 0। ठीक है, अब देखिए आपके पास यहां पर है समेशन ओवर n। इस समेशन ओवर n को अगर हम यहां लिखें तो हमको पता है दैट समेशन ओवर n आउटर प्रोडक्ट ऑफ n एंड n इज इक्वल टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। So your tau n of order m and n is equal to alpha naught a dagger पे पावर m, a पे पावर n alpha naught। ठीक है ना, समेशन ओवर आउटर प्रोडक्ट ऑफ समेशन ओवर n आउटर प्रोडक्ट ऑफ n n विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी, तो वो तो खत्म हो गया। अब यहां पर क्या होगा, ए डैगर ऑपरेट करेगा ब्रा अल्फा नॉट पे और ए ऑपरेट करेगा अल्फा नॉट पे। तो ये आपको क्या दे देगा, ये दे देगा आपको अल्फा नॉट स्टार पहले, और उस दूसरा वाला क्या देगा, अल्फा दे देगा। तो यू विल गेट अल्फा स्टार पर पावर m, अल्फा पर पावर n। सो द normally ordered coherence function for the coherent light is given by alpha star to the power m, alpha to the power n। ये क्या है, coherence function for coherent light। ठीक है, और कैसा कोहेरेंस फंक्शन है, नॉर्मली ऑर्डर्ड। ठीक है, आगे चले। मैम ये नहीं समझ में आया, जो अल्फा नॉट पर ऑपरेट कर रहा है ए डैगर की पावर है, उस पे फिर अल्फा स्टार कैसे आएगा, अल्फा नॉट स्टार होना हे चाहिए। राम, मतलब तुम कब से क्लास नहीं कर रहे हो? मैम वो बस नॉट वाला नहीं समझ में आ रहा, वो समझ में आ गया कि अल्फा स्टार आएगा। अरे भाई सो गए थे क्या बीच में? नहीं सुगम हो ना तुम? हाँ मैम। ये इज द, आपका क्या है कोहेरेंट स्टेट की डेफिनेशन क्या है? कोहेरेंट स्टेट, एक मिनट, कोहेरेंट स्टेट मैम वो कह रहा है अल्फा नॉट आएगा वहां पर। अरे अल्फा नॉट लिख लो भाई, अल्फा नॉट लिख लो। ओके, बस हो गया मैम, क्लियर हो गया। ठीक है, यस मैम। मैम जो बता रही थी बता लीजिए। अरे भगवान, कितनी बार एक ही चीज बताएंगे तुम लोग, सही में ना, खुद मत पढ़ो लिखो। कोहेरेंट स्टेट क्या डिफाइन होता है? कोहेरेंट स्टेट इज द आइगन स्टेट ऑफ द कौन सा ऑपरेटर?
कौन सा ऑपरेटर है ये? एनिहिलेशन ऑपरेटर। एनिलेशन ऑपरेटर। तो सबसे पहली बात है ये आइगन स्टेट है, तो जब ये आइगन स्टेट है तो इधर अल्फा है, तो इधर भी आपको आइगन स्टेट अल्फा मिलेगा विथ सम आइगन वैल्यू अल्फा। ठीक है, तो अगर आप इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो क्या मिलेगा? अल्फा, कैट अल्फा विल बी कन्वर्टेड इनटू ब्रा अल्फा, ए कन्वर्ट हो जाएगा ए डैगर में। तो नाउ दिस ए डैगर विल ऑपरेट ऑन अल्फा एंड यू विल गेट अल्फा स्टार अल्फा। ठीक है, यस मैम। यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। चलिए अब सेकेंड हम निकालते हैं कोहेरेंस फंक्शन फॉर chaotic लाइट। chaotic लाइट हमने क्या लिया था? थर्मल फील्ड लिया था। chaotic मतलब देयर इज नो कोहेरेंस रिलेशनशिप, आपके पास रैंडम फेज है। ठीक है, जिसकी वजह से कोई फेज रिलेशनशिप नहीं है, एंड दिस करस्पॉन्ड्स टू द मिक्स्ड स्टेट, या हम इसी को बोलते थे स्टैटिस्टिकल मिक्स्ड स्टेट। ठीक है ना, तो उस तरह के लिए अब हमको कोहेरेंस फंक्शन डिफाइन करना है। और दूसरा क्या था इसके लिए, जो मिक्स स्टेट के लिए हमने डेंसिटी ऑपरेटर डिफाइन किया था, दैट वाज रो वाज इक्वल टू इंटीग्रल डी स्क्वायर अल्फा पी ऑफ अल्फा 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 का आउटर प्रोडक्ट। सो दिस इज फ्रॉम योर सुदर्शन गॉबलर रिप्रेजेंटेशन वेयर पी ऑफ अल्फा इज द वेट फंक्शन। ठीक, जहां की P of alpha d square alpha is the probability of finding the eigenvalue in alpha and alpha plus d square alpha। याद आ गया पूरा कि नहीं याद है? आप लोग थोड़ा सा ना इसको याद करना शुरू करिए। तो अब इसके लिए हमें क्या डिफाइन करना है? कोहेरेंस फंक्शन ऑफ ऑर्डर m, n। तो कोहेरेंस फंक्शन तो हमारा वैसे ही डिफाइन होना है, दिस विल बी इक्वल टू ट्रेस ऑफ रो ए डैगर टू द पावर m a टू द पावर n। ठीक, और रो जो है, अब रो क्या होगा? अब वो रो ये वाला रो होगा। ठीक, बोलिए। सो दिस विल बी इक्वल टू ट्रेस। अब ट्रेस क्या होता है? ट्रेस के लिए हम क्या करते हैं? हम आगे और पीछे जो भी हमारा फंक्शन दिया होता है उसके आगे और पीछे एक स्टेट n लगा देते हैं, सेम स्टेट n। सो रो ए डैगर पे पावर m a पे पावर n n। ठीक, अब रो की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। n रो क्या है हमारा? इंटीग्रल डी स्क्वायर अल्फा p ऑफ अल्फा एंड देन अल्फा अल्फा का आउटर प्रोडक्ट ए डैगर पर पावर m a पे पावर n स्टेट n। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? इंटीग्रल डी स्क्वायर अल्फा, सेम प्रोसीजर जो अभी चला आ रहा है वही चल रहा है। इंटीग्रल डी स्क्वायर अल्फा पी ऑफ अल्फा को बाहर, और उसके बाद आ जाएगा आपके पास समेशन ओवर n। जो पीछे वाला टर्म है वो पहले लिख लेंगे। सो यू विल गेट अल्फा ए डैगर पर पावर m a पे पावर n आउटर प्रोडक्ट ऑफ n n एंड देन अल्फा। So we know that summation over n, outer product of n n is equal to 1. So this will become d square alpha p of alpha and then alpha a dagger per power m a pe power n alpha. So this will be equal to integral d square alpha p of alpha alpha star pe power m alpha pe power n। ये अभी थोड़ी देर पहले हमने ये काम किया था जब हमने इसको इसकी डिटेलिंग डिफाइन करी थी, आई थिंक ऑन द सेकेंड स्लाइड। ये तो एंटी नॉर्मल का है, ये है नॉर्मल का,
ये अभी हमने डिफाइन किया था ना, डिटो सेम 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 हमने यहाँ पर लिख दिया। आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे, लेकिन अब क्योंकि ऑनलाइन चल रहा है इसलिए थोड़ा सा कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए हम साथ के साथ लिख रहे हैं। ठीक, अब क्या करना है, अब हमको P ऑफ अल्फा की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना है। सिंस P ऑफ अल्फा फॉर chaotic light is given by, ये हमने लास्ट टर्म पर डिराइव किया था कि नहीं डिराइव किया था? P ऑफ अल्फा इज इक्वल टू 1 over pi n बार e to the power minus mod value of alpha square divided by n बार। ये हुआ था कि नहीं हुआ था? यस मैम। ये यहीं तक लास्ट लेक्चर हुआ था ना हमारा? यस मैम। ये गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन है। दिस इज ठीक, अब हम क्या करेंगे, इस P ऑफ अल्फा को हमें क्या करना है? हाँ मैम थर्मल फील्ड इज सेम एज chaotic light। हाँ, ओके मैम। क्योंकि इतना सारा है, सब एटम्स इंटरैक्ट कर रहे हैं ना, सारे हार्मोनिक ऑसिलेटर्स इंटरैक्ट कर रहे हैं विद रैंडम फेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, P ऑफ अल्फा की वैल्यू इसके पिछले वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो सब्स्टिट्यूटिंग the above equation in equation number डाल लीजिए। say this is your equation number 1, this is your equation number 2, this is your equation number 3 in equation 2। तो क्या आ जाएगा, टाउ n ऑफ ऑर्डर। लास्ट स्लाइड दिखाइए। डन डन। अरे अभी भी कोई आज एब्सेंट है क्या? 2 लोग। यस मैम, शशांक एब्सेंट है मैम। उसके यहाँ मैम इस समय सर्वर का प्रॉब्लम है, संगम के पास में है उसका रूम। अच्छा, और आलोक है शायद, आलोक का रीजन मुझे नहीं पता। अरे लेकिन इतना ज्यादा प्रॉब्लम क्या है? एक बार कनेक्ट करके तो देखना चाहिए ना। नहीं चलता तो बात अलग थी। चलो एनीवेज। मैम उसका यूट्यूब वीडियो भी नहीं चल रहा है। अरे भाई, तो एक बार कनेक्ट करने की कोशिश भी तो करनी चाहिए ना। चलिए ठीक है, एनीवेज। सो अगर हम इसको जो है अबव इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रल d स्क्वायर अल्फा 1 अपॉन पाई n बार। n बार क्या था? ऐसा है ना, जो गणित कर करके आप लोग रख रहे हैं अपने रजिस्टर में ना, बहुत दुखी हो जाएंगे। n बार इज द एवरेज फोटोन नंबर। और अगर हम ही को पेपर बनाने को मिला जैसा आप लोग कह रहे हैं तो पास होने के लाले पड़ जाएंगे, डिस्पाइट ऑफ यू दैट आई एम टीचिंग यू। माइनस अल्फा स्क्वायर डिवाइडेड बाई n बार। ठीक है, उसके बाद अल्फा स्टार पर पावर m, अल्फा पे पावर n। ठीक, दिस इज फाइन। आगे बढ़े। मैम एक क्वेश्चन था। मैम ये d स्क्वायर अल्फा क्या है? हाय भगवान, डी स्क्वायर अल्फा जो आपका अल्फा है, दिस इज योर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। बोलिए, कॉम्प्लेक्स है? यस मैम। कॉम्प्लेक्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? अल्फा आर और अल्फा आई एक एक्सिस पे रियल होता है, एक एक्सिस पे इमेजिनरी होता है। ठीक, एक मिनट। जब हम कहीं पर भी लेंथ एलिमेंट की बात करते हैं, अगर मान लीजिए आपको निकालना है कहीं पे भी कुछ dx,
dx की जब हम कार्टेशियन में बात करते हैं तो क्या करते हैं हम, x के अलोंग एक पॉइंट होता है हमारा x और दूसरा पॉइंट होता है हमारा x प्लस dx. सो व्हाट इज द लेंथ एलिमेंट ओवर हियर, दिस, जो कि हमारा dx होता है. dx. जब हम आप कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कह रहे हैं दैट अल्फा इज योर कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी, दैट इज अल्फा इज इक्वल टू अल्फा प्लस आई अल्फा स्टार. अल्फा आई मतलब एक रियल पार्ट है और एक इमेजिनरी पार्ट है. सो दिस इज रिप्रेजेंटेड इन लाइक दिस कि ये आपका कोई एक अल्फा है विच इज अ कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी. इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा होगा एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट ई टू द पावर आई थीटा. याद आया? यस मैम. तो यहां पर क्या हो रहा है, अल्फा का रियल वैल्यू एक्स एक्सिस के अलोंग चल रहा है, अल्फा का इमेजिनरी वैल्यू वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है. अब क्वेश्चन ये है, अब हम इसमें एलिमेंट कैसे डिफाइन करें, डी अल्फा कैसे डिफाइन हो, तो वो x के अलोंग भी रहेगा, y के अलोंग भी रहेगा. सो यहां से आ जाता है आपका डी स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू डी ऑफ अल्फा का रियल और डी ऑफ अल्फा का इमेजिनरी. ये हम लोग ने कर रखा है पहले ही, जब हम ये आपका कोहेरेंट स्टेट का कर रहे थे हम लोग, तभी हमने किया था. दिस बिकम्स एक्चुअली डी ऑफ रियल अल्फा और डी ऑफ इमेजिनरी अल्फा. मैम इट मींस डी स्क्वायर अल्फा का मतलब है कि अल्फा की जितनी भी पॉसिबल वैल्यूज है, मे बी रियल और इमेजिनरी, उन सारी वैल्यूज में भी रियल और इमेजिनरी नहीं. अल्फा अगर एक क्वांटिटी अल्फा जो कि डिफाइन, मान लीजिए अल्फा 1 है, अल्फा ही है, अल्फा ही है, तो ये अल्फा कैसे डिफाइन हुआ, एक मिनट. ये जो अल्फा है, दिस इज इक्वल टू अल्फा आर प्लस आई अल्फा आई. So what will be alpha plus d alpha? So this will be equal to रियल में भी तो जुड़ेगा ना, प्लस d alpha r प्लस i इंटू अल्फा i प्लस d alpha i. तो जो टोटल एलिमेंट होता है उसको हम यहाँ पर डी स्क्वायर अल्फा के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, विच इज गिवन बाय दिस, दैट इज डी ऑफ रियल अल्फा और डी ऑफ इमेजिनरी अल्फा. तो जब ये आपका इस फॉर्म में, पोलर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में जब ऐसे रखा जाता है, तो इसका जो डी स्क्वायर अल्फा आता है वो आएगा आपका मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा, डी ऑफ मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा ई टू द पावर आई थीटा. एंड देन नहीं, ई टू द पावर आई थीटा नहीं, तो खत्म हो जाएगा. एंड देन अरे भाई, अब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या हो जाता है, लेंथ एलिमेंट आर डी थीटा, भूल गए? बोलिए. यस मैम. वहीं से ये आ रहा है, क्योंकि ये आपका इमेजिनरी और रियल एक्सिस दोनों पे चल रहा है, इसीलिए ये डी स्क्वायर अल्फा हर जगह जहां कहीं भी लिखना होता है अल्फा लेंथ एलिमेंट, वो डी स्क्वायर अल्फा के फॉर्म में लिखा जाता है. ओके मैम, गॉट इट. यस मैम. आपने क्लास में बताया था क्या? हाँ बताया था, जब हम कोहेरेंट स्टेट का ओवर कंप्लीटनेस कर रहे थे. सेम वही डेरिवेशन अभी फिर से करने वाले हैं. आपको कुछ नहीं करना है इसमें, ये जो इंटीग्रल है उसकी वैल्यू निकालना है, और वो भी वही वैल्यू निकल के आती है जो वहां पर आई थी. ओके मैम, शायद मैं फिर क्लास में नहीं रहा. ठीक है. तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जो अल्फा है वो आपका आर ई टू द पावर आई थीटा के फॉर्म में लिखा जाएगा, जहां पर कि आर जो होगा वो मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा हो सकता है. ठीक है. तो जो आपका डी स्क्वायर अल्फा है, दैट इज गिवन एज आर डी थीटा. तो आर इज बेसिकली योर मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा, डी थीटा के फॉर्म. तो यहां पर भी वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा, और ये जो आपका इंटीग्रल है, दिस विल बी कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रल 0 to infinity, and then you will have dr integral 0 to 2 pi, and then d theta alpha
आर एंड देन 1/π n बार। अब सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे। डी स्क्वायर अल्फा की जगह पे हमने क्या किया, डी आर एज इट इज आ गया। डी थीटा से अल्फा हटा देते हैं सिंप्लिसिटी के लिए, हटा देते हैं इसको। एंड देन आर यहां से आ गया, ये वाला आर आ गया। ये ब्रैकेट का टर्म को हमें एज इट इज रखना है। सो e टू द पावर माइनस अल्फा स्क्वायर ओवर n बार, ये आपका एज इट इज आ गया। एंड देन you are having over here x alpha to the power, sorry, alpha star and alpha. So this can be written as mod value of alpha per power m plus n. So this can be written as r to the power m plus n, and then you will have e to the power e to the power I n minus m थीटा। ठीक है, देखिए यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपको चाहिए अल्फा स्टार पर पावर m, अल्फा पे पावर n। अल्फा स्टार क्या होगा, r इज बेसिकली द मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा, तो ये तो r ही लिखा जाएगा। एंड देन e टू द पावर माइनस आई थीटा m। ठीक, और इसका क्या हो जाएगा, अल्फा पे पावर n का क्या लिखा जाएगा, r e to the power i थीटा n। तो अब यहां से देखिए ये क्या आ जाएगा, r टू द पावर, एक मिनट, r टू द पावर m छूट गया, यहाँ r टू द पावर n छूट गया, r टू द पावर m प्लस n और e टू द पावर i थीटा कॉमन ले लीजिए, तो आपके पास क्या आएगा, n माइनस m। मैम वो बीच में आर नहीं आना चाहिए ना, डी थीटा के बाद। कहाँ डी थीटा के बाद आर नहीं आना चाहिए, 0 to 2π डी। अरे भाई ये तो यहाँ से आया है, यहाँ से आया है। आर डी थीटा। ओह ओके मैम, ओके मैम। और मैम ये पोलर कोऑर्डिनेट है, स्फेरिकल पोलर तो नहीं है ना? सॉरी स्फेरिकल पोलर नहीं, पोलर, हम 2D में काम कर रहे हैं। ओके मैम, गलती से निकल गया, स्फेरिकल पोलर नहीं है, पोलर कोऑर्डिनेट से। ठीक है, तो आगे चले। बोलो भाई। यस मैम। 1 मिनट। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जरा थीटा को एक साथ, अब हमें इंटीग्रल को इवैल्यूएट करना है। तो एक थीटा पे इंटीग्रल है और एक आपका आर पे इंटीग्रल है, करेक्ट। तो थीटा पर इंटीग्रल के लिए, एक मिनट, ये क्या हुआ, एम आई डिस्कनेक्टेड? नो मैम। अच्छा ठीक है, कुछ आवाज आई मेरे लैपटॉप से। अमित हैंड रेज किया था मैम। अच्छा, क्या हुआ, जिसको बोलना है अनम्यूट करके बोलो। अभी तो कोई एक और आया है क्या? चलो आगे बढ़े। यस मैम। अब हम थीटा वाला जरा इंटीग्रल एक साथ लेते हैं, थीटा के टर्म्स। तो यू हैव डी थीटा एंड देन यू हैव e टू द पावर आई n माइनस m थीटा। ठीक है, और ये आपका बराबर होता है 2 पाई डेल्टा n m के। ये तो एक इंटीग्रल हो गया। अब दूसरा इंटीग्रल क्या बचा, नेक्स्ट पेज पे चले। मैम ये लास्ट वाला फिर से बता दीजिए। अरे भाई ये इंटीग्रल होता है, इस इंटीग्रल की वैल्यू 2 पाई डेल्टा एन एम होता है। दिस डेल्टा इज योर क्रोनेकर डेल्टा विच इज इक्वल टू 1 वेयर n बराबर इक्वल टू m, और उसके अलावा इसकी वैल्यू 0 होती है अगर n m के बराबर नहीं है तो। ये मैम नॉर्मलाइज किया। नॉर्मलाइज नहीं हो गया, क्रोनेकर डेल्टा है। कहाँ हो भाई तुम?
सौम्या ओके मैम, ठीक है। जरा जाग जाओ, अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। यस मैम। आपने पूछा तो बता भी रहे, नहीं तो हम किसी और को तो बताते भी नहीं कि ये क्या है। ठीक है, तो जरा आप कृपा बनाए रखिए अपना। ठीक है चलिए, मैम। तो अब क्या है, अब आपका जो कोहेरेंस फंक्शन होगा उसमें हमको एक इंटीग्रल तो पता चल गया, अब इसको हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। सो 0 to infinity dr and you are having r 1 upon pi n bar e to the power minus r square divided by n bar and then x, sorry, and then r to the power m plus n मैम e to the power minus alpha square मैम, क्या alpha square by n bar होगा ना, e to the भाई power। मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा लिखा था ना। यस मैम। हाँ तो ये आर नहीं है। यस मैम, यस मैम, ओके। मॉड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर जो है यही लिख लो, जब सारा सब्स्टिट्यूशन कर दिए तो यहाँ गड़बड़ कर दिए ना, यहीं पे आर आ जाएगा, आर पे पावर 2। ठीक है, तो अब क्या होगा, यहाँ पर क्रोनेकर डेल्टा बैठा हुआ है तो ऑब्वियसली हमारा m बराबर n के करना पड़ेगा, तो m बराबर n। Again I am repeating, this n is the order and this capital N is the normally ordered function। और ये n और n किसके ऊपर वो था, पावर था, एक पहला वाला a डैगर के ऊपर पावर था और दूसरा वाला a के ऊपर पावर था, याद आया? So Yes, this ma'am. is equal to 1 over n bar integral 0 to infinity dr 2r, इसको एक साथ लिया है हमने, एंड देन e to the power minus r square divided by n bar, r पे पावर 2n। अब एक सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेट u is equal to x square, तो du बराबर हो जाएगा 2x के। ठीक है, तो सॉरी r है, dx r अरे एक मिनट, r है भाई, r है, ओह 2r dr, यहां पर आपके पास 2r dr बैठा हुआ है, सो दिस कैन बी रिटन एज 1 over n bar इंटीग्रल du e to the power, मैम पाई होगा ना, 2 क्या? पाई r dr, 2 पाई r dr। पाई कहाँ आ गया? पाई कट गया। पाई और पाई तो कैंसिल हो जाएगा ना। यस मैम, यस मैम। मैम लिमिट तो चेंज नहीं हुआ यहाँ पे, क्या लिमिट तो चेंज नहीं होगा ना, 0 to इनफाइनाइट ही रहेगा। हाँ, लिमिट नहीं चेंज होगा। यस मैम, वही कह रहा हूँ। e to the power minus u n bar u to the power n। कुछ हमने एक मिनट एक स्टेप छोड़ दिया, जस्ट अ मिनट, एक मिनट, नहीं so this will be equal to du e to the power minus u by n bar u पे पावर 2n नहीं होगा, n होगा।
2 पे पावर n। ठीक है, अब एक और मान लेते हैं कि u अपॉन n बार इज इक्वल टू v। तो 1 ओवर n बार du बराबर v dv। ठीक, सो दिस विल बी 1 अपॉन n यहाँ है और du ये है, तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dv e टू द पावर माइनस v, और यहाँ पे हो जाएगा n बार v पर पावर n। ठीक है, नोट कर लिया? नोटेड? यस मैम। यस मैम। यस मैम। ओके, तो अब दिस कैन बी रिटन एज n बार पे पावर n इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी dv e टू द पावर माइनस v टू द पावर n। ठीक है ना, n बार को बस हमने बाहर कर लिया, बाकी इस पूरे एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया। अब एक और चीज है, दैट इज द इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर n माइनस 1 dt इज इक्वल टू गामा फंक्शन। ये जो है ये आपका बीटा गामा वाला फंक्शन है। ठीक है, और इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी e टू द पावर माइनस t टू द पावर n dt is equal to gamma function of n plus 1 and this is equal to factorial n। तो हमारे पास क्या है, हमारे पास यही पूरा फंक्शन है। सो दिस एंटायर इंटीग्रल इज इक्वल टू n बार, तो आ जाएगा सॉरी फैक्टोरियल n। तो यू विल गेट n बार टू द पावर n एंड देन फैक्टोरियल n। सो फॉर द कोहेरेंट स्टेट, नहीं, फॉर द chaotic light, the normally ordered coherence function is given by n bar to the power n और factorial n का product। तुम दादी के कमरे में चले जाओ ना। ओए जाओ बाहर। डन। यस मैम। डेटा बचा है कि खत्म हो गया? क्या मैम? डेटा बचा है कि खत्म हो गया? बहुत तेजी से खत्म हो रहा है। हैं? बहुत फास्ट खत्म हो रहा है। खत्म हो रहा है तो क्या करें, बंद करें? ये थोड़ा रेस्ट ले लेते हैं। अरे तुम लोग तो जो ठीक है, चलिए तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। अब बताइए नेक्स्ट क्लास कब करनी है या अब नहीं करनी है ऑनलाइन? शाम को। आज ही? नहीं मैम, कल तो संडे मैम में, शाम कल को नहीं, शाम को नहीं मैम, सुबह में। शाम को नहीं, शाम को सबको घूमने जाना है। कल 12 बजे मैम। यस मैम। सेम टाइम? यस मैम। यस मैम, सेम टाइम। तो कल हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन करके ये जो यूनिट 2 है वो हमारा खत्म हो जाएगा। यस मैम। 11 बजे अब कर दिए, 11 बजे कर दिए सुबह। 11 बजे? चलो भाई 11 बजे कर लेते हैं। कुछ विशेष खिचड़ी खानी है 12 बजे? सुबह उठ के इतनी जल्दी नहा नहीं पाते ना, थोड़ा तो 11 बजे नहीं। अरे कैसे हो तुम लोग भाई, सुधर जाओ। तुम लोग को तो नहाने के लिए भी छुट्टी चाहिए। नहीं मैम, छुट्टी में इसीलिए जल्दी बोल रहे हैं, जल्दी नहा लेंगे सुबह। अच्छा, हो तो नहा धो के बैठेंगे पढ़ने के लिए। यस मैम, आज नहा नहीं पाए। यस मैम। अरे गड़बड़ हो गया, घर वाले भी बोलेंगे।
हाँ छुट्टी घर वाले कितनी? है ही नहीं मैम, घर वाले है ही नहीं। ओ फिर क्या दिक्कत है, फिर तो खुद ही नहाना है, खुद ही धोना है। चलिए ठीक है, फिर सेम टाइम टुमारो 11 AM। मैम वैसे क्लास काफी अच्छी थी, आप ऐसे